Hello students, welcome in Concept Live. How are you? I hope you all are doing well. So today in this session we will talk about energy. What is energy? Energy क्या होता है? The word energy is often used in our daily life. ठीक है, मतलब without energy we cannot survive. ठीक है, लाइफ इज इम्पॉसिबल. विदाउट एनर्जी लाइफ इज इम्पॉसिबल. बिना एनर्जी का हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो इवन आप बोल भी नहीं सकते हो. ठीक है, काम करना तो दूर की बात है, आप बोल भी नहीं सकते हो कि किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ कह रहे हो, आप बोल भी नहीं सकते हो बिना एनर्जी के. एनर्जी के लिए तुम खाते हो, तुम पीते हो. ठीक है, उसी वजह से अगर आपको कोई काम करना हो तो वहाँ जो काम करने की जो एबिलिटी है तुम्हारी, वो भी कहाँ से आती है? तुम्हारी एनर्जी. अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो. अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो द सन इज द बिगेस्ट सोर्स, मीन्स नेचुरल सोर्स टू अस वेयर वी गेट एनर्जी. ठीक है, we have many other sources like nuclei of atom. जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है. तब रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है तो उस केस में भी हमें एनर्जी मिलती है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो भी वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, रिएक्शंस होती है, वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है. और मेरी टाइड्स होती हैं तो उस टाइम पे भी जो टाइड्स आती हैं उस टाइम पे भी हमें उन टाइड्स से भी एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो हमारे पास काफी सोर्सेज है एनर्जी के. तो इन टर्म ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? फर्स्टली एनर्जी क्या होता है? an object having the capability to do work is said to possess energy. Means capability to do work. Suppose अगर मैं कहीं से भाग के आ रही हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और मेरे को डिस्टेंस पॉइंट बी तक मेरे को जाना है. ठीक है, तो और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर. और मैं भाग के आ रही हूँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट बी तक. तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बहुत अच्छा वर्क डन करा है. इट मीन्स यानी आपके पास एनर्जी अच्छी है. ठीक है, अगर मैं उसी वर्क को अगर मैं ए से लेके बी तक आने में मैं बहुत लेजी हो गई और ऐसे रह गई कि अच्छा चल ठीक है, आराम से चल के, और मैं इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैं 1 घंटे में पूरा करती हूँ, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि मैम आपके पास तो एनर्जी है नहीं, वर्क डन जो आपका वर्क डन हुआ है वो बहुत पुअर हुआ है. बट इन दिस केस तब मैंने डिस्टेंस कवर करा भाग के जोर से, उस टाइम पे जो मेरा वर्क डन हुआ तो उस टाइम पे मेरी जो एनर्जी थी वो क्या होगी? बहुत अच्छी एनर्जी है मेरे अंदर, तभी मैं इतना जो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर करा विद इन 10 मिनट्स. सपोज विद इन 10 मिनट्स मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. और वहीं अगर मैं बहुत लेजी काम करूँ, मैं बहुत लेजी आराम से चल रही हूँ ऐसे, और मैं 1 किलोमीटर को कवर करने में मैं 1 घंटा लगा रही हूँ, तो उस केस में जो मेरा वर्क डन होगा वो बहुत ओवर होगा. और जो इट मींस यानी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है उस टाइम पे. तो मींस एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. मींस किसी भी व्यक्ति की काम करने की वो क्षमता जिससे जो एनर्जी पोज होती, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी. ओके, गॉट इट? As you've seen advertisement means in your TVs, तो उसमें आपने for sure एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी. गर्मियों में एक समर के टाइम पे जो एक एडवर्टाइजमेंट आती है ग्लूकॉन डी की, तो उस ग्लूकॉन डी वाले जो एड होती है उसमें क्या होता है? एक बच्चा है, ठीक है, सपोज, और वो घर से बाहर जाता है, ठीक है, घूमने के लिए, मीन्स कोई भी गेम खेलने के लिए
ग्राउंड में अपनी मम्मी से परमिशन लेके कि मम्मी मैं थोड़ी देर ना गेम खिलाता हूँ बाहर, ठीक है। तो उसकी मम्मा उसके बैग में एक ग्लूकोन डी की बोतल रख देती है कि बेटा अगर तेरे को कुछ ऐसा लगे कि लाइक लो फील हो तो इस एनर्जी इसको पी लेना और देन ठीक है। तो ठीक है, तो जो बच्चा है ना वो घर से बाहर निकलता है और ग्राउंड तक जाने में ही जो उसने डिस्टेंस कवर करा उतने डिस्टेंस में उस बच्चे में एनर्जी कम हो गई। मीन्स वो इतना कैपेबल में नहीं है कि वो ग्राउंड तक जाके और अपने फ्रेंड से मिल सके। सो उसने उस टाइम पे क्या करा, जो उसके पास बोतल थी जो उसकी मम्मा ने दे रखी थी ग्लूकोन डी की बोतल, उसने निकाल के वो पी लिया। जैसे उसने वो ग्लूकोन डी का पानी पिया उसी टाइम उसमें एनर्जी बूस्टअप हो गई, और जो एनर्जी उसमें बूस्टअप हुई उसकी वजह से वो ग्राउंड में गया और उसने बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करी, गेम खेला। तो उस केस में क्या हुआ, मीन्स जो उसका वर्क डन हुआ तब उसमें एनर्जी बूस्टअप होने के लिए उसने तब ग्लूकोन डी पिया, तो उस टाइम उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो फिर उसके बाद उसने बहुत अच्छा वर्क किया। मेन जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की कोई काम करने की, ठीक है, इज सेड टू पोजेस एनर्जी, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मीन्स फिर आप सोचते हो कि अच्छा तो क्या हम वर्क को रिलेट कर सकते हैं एनर्जी से? फॉर श्योर आप रिलेट कर सकते हो वर्क और एनर्जी को, ठीक है। लाइक विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी वर्क। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की वर्क में और एनर्जी में, तो जो हमारा वर्क है तो वर्क में हमारा क्या होता है, लाइक अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो जो काम हुआ तो वो काम हमने कब करा, तब हमारे अंदर एनर्जी थी, ठीक है। तो उस केस में तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो भी एनर्जी से रिलेट करता है। सो द यूनिट, अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो जो हमारी यूनिट है वर्क की जो यूनिट है और जो एनर्जी की जो यूनिट है, तो वर्क की यूनिट और जो एनर्जी की यूनिट है वो दोनों सेम होती है। मीन्स वर्क की हमारी यूनिट्स क्या होती थी, न्यूटन मीटर, और जो हमारी एनर्जी की जो यूनिट है जो न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। लाइक हमने वर्क की डेफिनेशन में भी देखा था, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस फोर्स की यूनिट क्या थी हमारी, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर, और हमने 1 जूल भी इसको बोला था, ठीक है। तो 1 जूल मैंने क्या बताया था कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब उसने काम करा तब उसने 1 न्यूटन फोर्स लगाया जिसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हाँ या 1 जूल इज वर्क डन, जो 1 जूल का जो काम हुआ वो इस केस में हुआ 1 जूल इज वर्क। सो इन एनर्जी, तो एनर्जी में भी हम सेम यूनिट्स रखते हैं बिकॉज हमने देखा जो वर्क और एनर्जी में वो काफी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ठीक है। विदाउट एनर्जी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी एनर्जी की जो यूनिट होगी तो वो क्या होगी, सेम न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। अब लाइक अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं अगर हम उनको सोल्व करने की ट्राई करते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में हमें क्या दिखता है, लाइक हमें जो आंसर चाहिए वो किलो जूल में चाहिए। अब आप उस टाइम पे सोचोगे कि मैम ने तो हमें 2 यूनिट्स बताई थी, वन इज न्यूटन मीटर एंड सेकंड वन इज जूल, तो ये किलो जूल क्या होगा, नथिंग बट जो किलो जूल होती है वो एक एनर्जी की ही बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। तो जो 1 किलो जूल है वो हमारा क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1000 जूल। तो जो 1 किलो जूल जो एनर्जी है वो 1000 जूल के ही इक्वल होती है। मींस अगर हमारा आंसर जूल में आ रहा है तो हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
with the help of this. Means 1 kilojoule is equals to में 1000 joule. See, now अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, एनर्जी, a moving vehicle possesses energy since it does work against friction and air resistance. Means इसका मतलब ये है कि जो हमारा मूविंग व्हीकल है वो एनर्जी पोजेस कर रहा है, तब तक वो काम कर रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट और एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट. ठीक है, तो उस टाइम तक तो उसमें जो एनर्जी वो पोजेस हो रही है. बट तब जो गाड़ी है वो स्विच ऑफ हो जाती है या फिर वो रेस्ट में हो जाती है, तो उस टाइम पे गाड़ी कोई काम नहीं कर रही है. एज यू ऑल नो, लाइक जो गाड़ी है हमारी, उसको भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए. ठीक है, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी. अगर गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी अगर नहीं होगा तो क्या गाड़ी मूव करेगी? वो शो नहीं करेगी. तो हर एक ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए उस काम को करने के लिए. तो वही हमारी गाड़ी की बात है. लाइक गाड़ी का तब तक फ्रिक्शन था, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन था, तब तक जो हमारा मूविंग व्हीकल था वो एनर्जी को पोजेस कर रहा था. बट जैसे ही गाड़ी स्विच ऑफ हुई, बंद हुई और रेस्ट में आई, उस टाइम पे उसने गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया. बट गाड़ी के बंद होने के बाद भी उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब लाइक अगर वो रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उस टाइम पे उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, और जो मोशन में जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. लाइक तब बॉडी मोशन में थी तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर एक एनर्जी है, और जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमें बताती है कि हाँ, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी. बट जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों से मिलकर एक एनर्जी आती है. मीन्स जिसको हम नाम लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी. अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो हमें शेप, साइज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, तो और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे जो मूविंग मोशन जो होता है उसके बारे में. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारी एनर्जी है थर्ड, वो है मैकेनिकल एनर्जी. अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हम देखते हैं, लाइक हीट एनर्जी जो हमें सन से मिलती, ठीक है, या फिर काफी सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके कंबशन से जो हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, वो हमारी हीट एनर्जी की फॉर्म में भी हमें मिलती है. लाइक जो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक जो हम रिएक्शंस देखते हैं उसमें एनर्जी गेन भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है, तो उस केस में भी हम देखते हैं. और केमिकल एनर्जी जो केमिकल जो रिएक्शंस की वजह से मिलती है हमें, ठीक है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी होती है उसकी काफी सारी फॉर्म्स होती हैं. मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. सो इन नेक्स्ट स्लाइड सी, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, जो हमें एनर्जी देखा कि विदाउट एनर्जी हम कोई काम नहीं कर सकते, बट तब एनर्जी हम अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो दो केसेस में भी हो सकती है. या तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मींस या तो लूज होगी या फिर गेन होगी. गेन किस केस में होगी, लूज किस केस में होगी, अब हम वो पढ़ते हैं इस केस में. लाइक द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. मींस जो ऑब्जेक्ट ने जो काम करा उससे जो हमें एनर्जी मिली,
मीन्स गेन हुई, लाइक दिस गेन। सपोज जो ये बॉल है ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, और रेस्ट की पोजीशन में है, जो मैन है वो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स। जैसे ही आदमी ने फोर्स, मैन ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी, तो जो बॉल है रेस्ट में ये मोशन में आ जाती है, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स लगाने के बाद, और वो जो बॉल थी रेस्ट में वो मोशन में आ जाती है और वो ऐसे हो जाती है। लाइक अगर हम बात करते हैं, चलो इसमें हमने वर्क की बात करी, अब इसमें एनर्जी कहाँ से आई? मीन्स जो मैंने जो एनर्जी लगाई बॉल को मूव करवाने की, मोशन में लाने के लिए, तो मैन के अंदर भी कुछ एनर्जी होगी, तो जो एनर्जी पोजेस करी है मैन ने बॉल पे मूव करवाने के लिए, तो उसकी वजह से जो बॉल ने क्या करी है, एनर्जी को गेन करा है मैन से। मैन ने अपनी एनर्जी दी बॉल को किक करने के लिए, और बॉल ने एनर्जी को गेन करा और मूविंग मोशन में आ गई। तो इस केस में जो एनर्जी हमें क्या हुई, गेन हुई। जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था उस बच्चे का जो घर से बाहर निकलता है और थोड़े से दूर चलने के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर लेता है। जैसे ही उसने अपना ग्लूकोन-डी निकाल के पिया, उसी टाइम पे एनर्जी बूस्टअप हो जाती है उसकी, वो एनर्जी गेन करती है और वो काम करता है, लाइक उसको कहीं पे जाना है या फिर उसको कुछ खेलना है। तो ऐसे ही जो बॉल थी वो रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी किक करते टाइम इस पे लगाई और जो एनर्जी बॉल ने गेन करी उससे वो मोशन में आई। सो जो एनर्जी उसने गेन करके मोशन में आई, तो जो मोशन में जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। ओके, अब आप इस स्लाइड में देख लो, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। मीन अब ये जो मैन है ये काम कर रहा है साइकिल चलाने का, ठीक है, फ्रिक्शन, लाइक यहाँ पे जो रोड के कांटेक्ट में जिसका फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है, तो उस केस में काम कर रहा है, मीन पैडल को चला रहा है। अगर जो मैन है ये पैडल स्टॉप कर देता है तो क्या साइकिल फिर भी चलेगी? नहीं, बिकॉज जो मैन है जो अपनी एनर्जी दे रहा है, अब कुछ टाइम ऐसा आएगा कि लाइक इस मैन को काफी दूर जाना है ट्रैवल करके, ठीक है, साइकिल चला के पैडलिंग के थ्रू। अब जैसे जैसे उस चलता जाएगा तो उसकी जो मैन की एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी। जैसे ही मैन की एनर्जी कम होगी तो जो पैडल है वो स्टॉप हो जाएंगे, और जैसे ही पैडलिंग उसने स्टॉप करी वैसे ही जो बाइसाइकिल वो स्टॉप हो जाएगी। मींस इस केस में जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, लूज हो रही है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट व्हिच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। सो ये हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, लाइक व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसाइकिल स्टॉप्स। जैसे ही वो मैन बाइसाइकिल पैडलिंग स्टॉप करता है वैसे ही जो बाइसाइकिल है वो बंद हो जाती है, बिकॉज उसके अंदर लाइक हमारी जो कार्स होती है, ट्रक्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे बाइक्स होती हैं, उनमें हम एनर्जी सोर्स रखते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बट साइकिल में आपने खुद की कोई एनर्जी नहीं है। अब जो एनर्जी पैडलिंग के थ्रू मैन उसको दे रहा है, अगर मैन में एनर्जी खत्म हो जाती है तो फॉर श्योर जो पैडलिंग है व्हेन वी स्टॉप द पैडलिंग द बाइसाइकिल स्टॉप, तो जो बाइसाइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट व्हिच डज द वर्क लूजेस इट्स एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एनर्जी का। इन दिस वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क डन, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में वर्क पढ़ा, वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक द वर्क डन इन होल्डिंग 15 kg suitcase while waiting for a bus for 15 minutes each, लाइक, ठीक है। तो जो वर्क डन है हमें वर्क डन निकालना है कि यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ। मीन्स एक मैन है
उसने 15 केजी सूटकेस 15 मिनट्स के लिए होल्ड कर रखा है। मीन्स वो किसी एक प्लेस पे खड़ा होके बस की वेट कर रहा है और उसके हाथ में कोई 15 केजी वेट है और वो 15 मिनट्स तक वहां पे खड़ा होके बस का वेट कर रहा है। तो इस केस में क्या कुछ वर्क डन होगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन में हमारी दो कंडीशन थी ना, फोर्स should be act on an object and second one is displacement must be there. So इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हो ही नहीं रहा है, मीन्स जहाँ पे वो जो मैन है वो खड़ा है तो वो उसी पोजीशन में खड़ा होकर बस के वेट कर रहा है। सो इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो लाइक वर्क डन इज इक्वल्स टू द फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जो वर्क डन है वो क्या होगा इस केस में? जीरो होगा। Now, how much work done by force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force? मतलब इस केस में हमें ये बताना है कि कितना वर्क डन होगा तब जो हमारी फोर्स है वो 10 न्यूटन लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस तक, और जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन में। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? 1 न्यूटन, ठीक है, और किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। जो हमारे डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर। सो इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो 10 इंटू 1 तो कितना है? 10 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? 10 जूल। तो जो हमारा वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? 10 जूल। सी calculate the work done in lifting 400 kg of water through a vertical height 8 meters. Assuming इस केस में इस न्यूमेरिकल में हमें ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें बताना है कि कितना वजन हुआ तब पानी को 400 केजी पानी को लिफ्ट अप करने में, मतलब वर्टिकली जो हाइट है कितनी है? 8 मीटर वर्टिकली, ठीक है, तो ऊपर लिफ्ट अप करने 400 केजी पानी को लिफ्ट अप किया तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है वो कितना होगा? बेसिकली जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हमें यहाँ तो पता ही नहीं फोर्स की क्या वैल्यू है, तो लेट्स सी फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब हमें यहाँ पे हमें ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वर्टिकली और जो हॉरिजॉन्टली जो होता है उसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में मास हमारे पास है 400 केजी और जो एक्सेलरेशन वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जो हमारा फोर्स है वो कितना आया? 4000, ठीक। अब हमें देखना है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हमारे पास फोर्स है 4000 और जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? 8 मीटर, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर दो तो W इज इक्वल्स टू 4000 इनटू 8 तो कितना हुआ? 32,000। जो हमारी ये टर्म कितनी? न्यूटन मीटर। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन
कितना हुआ 32,000 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a man pushes a wall and fails to displace it, he does। वेरी सिंपल, लाइक अगर कोई मैन है और वो वॉल को पुश कर रहा है, तो उसके बाद पुश करने के बाद वो देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क नॉट मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क और नो वर्क एट ऑल। तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, नो वर्क एट ऑल, बिकॉज वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, जो वॉल पे जो पुश कर रहा है बार बार मैन, तो पुश करने के बाद उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेस के लिए वो फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है बट वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा क्या होगा, नो वर्क एट ऑल। अब से a man is rowing a boat upstream and in spite of that the boat is found to be not moving with respect to the bank, the work done by the man is, so इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, मीन्स लाइक एक मैन है वो और जो बैंक है उसके रिस्पेक्ट में दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं है, और जो ये है ये हॉरिजॉन्टल है। No, sorry. A man is rowing a boat upstream, and in spite of that, the boat is found to be not moving with respect to the bank. तो जो हमारा मैन है, जिस डायरेक्शन में हमारा मैन है, उस डायरेक्शन में जो बैंक है वो नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो ए मैन एंड ए लेबर, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप देखना नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कैसे होते हैं, ये कौन सा वर्क होता है, इनमें मैक्सिमम होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये दो क्वेश्चंस आप देखना कि इनसे क्या होता है, और नेक्स्ट कमिंग जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी से रिलेटेड था, तो आज हमने एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े और हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे न्यूमेरिकली, ठीक है। सो इन अपकमिंग स्लाइड्स वी डिस्कस्ड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो थैंक यू।